15,40,000 रुपये लगाया और आज अगर वो पैसा निकालने जाता है तो उसको जो मिलेगा वो मिलेगा 45,12,668 रुपये। एक और जो उनका साथ का उनके साथी हैं जो कि समान वेतन प्राप्त करते हैं, उन्होंने कहा साहब मुझे पीपीएफ नहीं करना, मुझे एफडी करनी है। उन्होंने बैंक में एफडी कर दी हर साल। निवेश तो उनका भी समान हुआ, पैसा उनकी जेब से भी उतना ही निकला 70,000 रुपये हर साल, लेकिन उनके 15,40,000 44,67,000 रहे, यानी लगभग 70,000 रुपये कम रहे। तो ये तो साहब घाटे में रहे। बीच वाले जो भाई हैं हमारे, उनका रिटर्न जो है वो 44,67,000 है, जबकि पीपीएफ में ये 45,12,000। एक और साथी थे वहीं पे, समान वेतन उनको भी मिल रहा था, उनको भी पैसा निकालते में समान ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जब वेतन समान है तो सफ़ेद वाले रंग में उनका लिखा हुआ है जो एसबीआई के टैक्स गेन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में जो कि टैक्स गेन था उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने भी 70,000 रुपये साल इन्वेस्ट किया, उनका भी 15,40,000 इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आज की डेट में जो उनकी फंड वैल्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 2,04,41,000 रुपये। ये एक्चुअल फिगर है सर, यानी एक कर्मचारी को या एक आपके साथी को मिला 45 लाख, एक को 44 लाख और एक के पास 2 करोड़ हो गया। तीनों ने केवल क्या अंतर पैदा किया? उन्होंने केवल निवेश का स्थान बदला, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तीनों समान इन्वेस्ट कर रहे हैं, समान तरीके से कर रहे हैं, बस केवल निवेश की जगह बदल गई। उनकी वैल्यू है आज 2,04,41,000 और ये एक्चुअल फिगर है। अगर सच मायने में मैं बोलूँ आप लोगों से तो निवेश करते समय अगर किसी को तकलीफ हो रही थी तो वो समान हो रही थी तीनों को, क्योंकि पैसा जब निकल रहा था तो एक लग तो रहा था कि भाई 70,000 रुपये जेब से निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आज 22 साल के बाद देखें तो तीनों के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल अलग होगी। तीनों के चेहरे की मुस्कान, तीनों के हाव भाव, रहने सहने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। 45 लाख वाला आज 45 लाख के हिसाब से जिएगा और 2 करोड़ वाले का रहने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। एग्री है सर? करना कुछ नहीं है, केवल आपको एक सही जगह का चुनाव करना है जहां पे आपको निवेश का स्थान बदलना है। अब देखिए, मैं आपको इस चीज़ से जोड़ते हुए एक चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली निवेश और पैसे बचाने में एक बहुत छोटे से फ़र्क होते हैं। वो फ़र्क हैं क्या? सर, पैसे सभी लोग बचाते हैं, लेकिन पैसे बढ़ाना और पैसे बचाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं छोटे से डिस्कशन करूंगा। आज की डेट में अमूमन अगर देखा जाए तो हर किसी के पर्स में 1,000, 2,000, 5,000 रुपये होंगे। अगर आप सोचिए कि क्या सन 2000 में भी आपकी जेब में 2,000 या 5,000 रुपये होते थे? शायद नहीं होते थे। उस समय आप 500 रुपये रख के सोचते थे कि चलिए आज ठीक है, मेरी जेब में है पैसा। आज 500 रुपये से बढ़ के और 2,000 रुपये आ गए आपकी जेब में, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जेब में पैसा बढ़ गया? आज आपको बल्कि और मुश्किल महसूस होती है। उस समय 500 रुपये में सुकून लगता था कि भाई मैं जा रहा हूँ 500 रुपये में, मुझे मालूम है कि मैं आ जाऊँगा लौट के और घूम फिर के और मेरी जेब में पैसा बचेगा। आज 2000 में भी आपको ये लगता है कि 1,000 रुपये और डाल लूँ। सर, पैसा बढ़ गया जेब में, लेकिन पैसे की कीमत घट गई। इस बात का सीधा मतलब क्या है? पैसा तो बढ़ गया आप लोगों की जेब में, लेकिन पैसे की कीमत घट गई। कीमत कैसे घट गई, इस बात को समझिए। आज आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उस 1 लाख रुपये से कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या सही समझिए कोई ज़मीन ले सकते हैं, या कोई कार खरीद सकते हैं, या अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप मानिए। आपने क्या किया? उस 1 लाख रुपए को लेके बैंक में जमा कर दिया कि मेरा बेटा आज की डेट में सपोज 5 साल का है और जब वो 20 साल का होगा 15 साल बाद तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि आज की डेट में मेरे पास सपोज 2 लाख रुपया है, मैंने बैंक में डाल दिया कि 2 लाख रुपये में इसकी पढ़ाई हो जाएगी आज, और 15 साल बाद जब मैं पैसा निकालूंगा तो इसको उस पैसे से पढ़ा दूंगा। अब 2 लाख रुपए पे आपको बैंक ने क्या दिया? आज की डेट में जो अधिकतम ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 8.25% सालाना। आपने बैंक में जमा कर दिया, 8.25% आपको ब्याज मिली। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 8 साल में पैसा डबल हो जाता है बैंक की एफडी में। 16 साल में 4 गुना, यानी 2 के 4 और 4 के 8 लाख हो गए लगभग। 16 साल अगर हमने दे दिए, 15 की बजाय 16 दे दिए, तो हमारे 2 लाख के 8 लाख रुपए हो गए। अब आप सोचें कि 8 लाख रुपए से बच्चे को पढ़ा लें,
और मालूम पड़ता है कि जो चीज़ हमने सोची थी कि 2 लाख में हो जाएगी, उस कोर्स की फ़ीस बढ़ के हो गई है 10 लाख रुपए। तो सर आपका निवेश सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? आपने पैसा तो जोड़ा, पैसा आपका बढ़ भी गया, लेकिन आपने पैसा जिस उद्देश्य के लिए जोड़ा वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई उससे तेज़ी से बढ़ गई। अगर आप 8% की दर से कमा रहे थे तो महंगाई 9% की दर से बढ़ रही थी। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको हम कई बार देखते नहीं हैं। हमने 8% से पैसा तो कमाया, लेकिन उसमें से 10% और 20% जो भी हमारा स्लैब है उस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स भी काट ले गई। तो अब जब हमें 8 लाख रुपए मिले तो हम तो बड़े खुश कि हमारे साथ 2 लाख के 8 लाख हो गए। अब अगर आप 20% के स्लैब में हैं तो गवर्नमेंट ने कह दिया साहब 1,60,000 रुपये टैक्स में जमा कर दो। अब 8 लाख में 1,60,000 और निकल गए आपके, तो रह गए 6,40,000। अभी तो 2 लाख रुपए दूर थे, अब आप 3,40,000 रुपये दूर हो गए अपने लक्ष्य से। सर बस ये छोटा सा अंतर है, ये अंतर है केवल पैसे बचाने और पैसे बढ़ाने का। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है इसमें आप पैसे बचा तो रहे हैं, लेकिन पैसे को उस अनुपात में बढ़ा नहीं रहे जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए। और म्यूचुअल फंड अपने आप में एक ऐसा ही टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर कोई बंधन नहीं है, इसके अंदर कोई बंधन नहीं है। आप इसको जब आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं आप इकट्ठा जमा कर सकते हैं, आपके पास 5 लाख रुपए हैं आप इकट्ठा जमा कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप ऐसा प्लान चुन सकते हैं जिसमें जब चाहें तब पैसा निकाल लें। इसके अंदर आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। यहाँ कोई बना बनाया प्लान नहीं है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो अब आपको पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। इसमें पेनल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। अक्सर लोग जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो डरते इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर बाई चांस इस साल तो पैसा है जमा कर दिया, अगले साल नहीं हुआ तो क्या होगा। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एक अपने बच्चे की एजुकेशन को लेके, अपने इंश्योरेंस को लेके आप बनाइए 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का प्लान, और आपको लगे कि 6 महीने बाद नहीं मैं देने में असमर्थ हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बंद कर दीजिए। कोई पेनल्टी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आपको अच्छा लगे मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, आपने क्या किया कि बजाय इकट्ठा जमा करने के आपने जैसे पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हैं, एक बहुत अच्छा चीज़ है जो म्यूचुअल फंड में कहलाती है एसआईपी, सिप। सिप में क्या है कि आप हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट हो जाएगी। आपको आना नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं आना पड़ेगा। आपने बोल दिया साहब 10 तारीख को मेरी वेतन आता है, 12 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये निकलें और निवेश हो जाएं। हर 12 तारीख को 5,000 रुपये निकलेंगे आपके अकाउंट से और इन्वेस्ट हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में, और आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ये एक सबसे अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके आपका पैसा इकट्ठा हो गया और काफ़ी हद तक बढ़ गया। देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड की पावर बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एक्चुअल हैं, परफॉर्मेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कि हरे रंग की, नीले रंग की शीट लगी हुई है। इस शीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एसआईपी के रिटर्न्स दिए हुए हैं। आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में करते हैं तो हम उसको आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, और उसमें 11 साल में आपका पैसा डबल होता है। अगर आप 11 साल तक हर महीने जमा कर रहे हैं तो 11 साल बाद पैसा आपका डबल होगा। अब अगर आप यहाँ देखें, देखिए एक तरफ इसमें 1,000 रुपये महीने से दिया हुआ है, दूसरी तरफ 5,000 रुपये महीने से दिया हुआ है। हम 1,000 वाले को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर स्कीम लिखी हुई है एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम। सबसे पहला है क्वेश्चन चार्ट जो है उस पर लिखा है 1 ईयर सिप, ये वाला 1 ईयर सिप। 12,000 रुपये जमा हुए, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने में 12,000, और जो उसकी वैल्यू है वो है 14,090 रुपये। ये जो ब्याज हुई वो हुई 33% सालाना। बैंक दे रही है आपको 8%, यहाँ मिला 33%। वहीं अगर आप 3 साल देखें, अगर आपने 3 साल तक लगातार जमा किया तो आपका पैसा जमा हुआ 36 महीने हो गए, 1,000 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये जमा हुए, वैल्यू हो गई 57,000 रुपये। अगर आप 5 साल देखें तो आपने 60,000 रुपये जमा किए, 12 पंजे 60 महीने में, वैल्यू हो गई 1,03,000 रुपये। 7 महीने में देखें तो आपने 84,000 जमा किए, 7 साल में 84,000 जमा किए और हो गए 1,70,000 रुपये। ये 19% साल की ब्याज हुई। अब देखिए मज़े की चीज़ क्या है, कहाँ तो आप 8% ले रहे हैं और उसमें आप खुश हैं, दूसरी तरफ आपको 19% मिल सकता है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जानते नहीं हैं। जानते क्यों नहीं है उसकी भी वजह है। अब मैंने आपको जो चार्ट दिखाया ये 93 का चार्ट है, यानी स्कीम ऐसा नहीं है कि आज लॉन्च हुई है या कल लॉन्च हुई है, ये 1993 से चल रही है और लोगों को प्रॉफिट 1993 से दे रही है। जानते क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कई बार गलत तरीके से ट्रैक हो जाती हैं। जैसे इंश्योरेंस आपके पास खूब लोग कहते होंगे, इंश्योरेंस वाले एजेंट आते होंगे, वो सब ये कहते होंगे इंश्योरेंस ले लो, या आप कहीं भी पहुंचे बैंक में या किसी के पास, उन्होंने कहा एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। रीज़न क्या है? कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के आपने रिटर्न देखे हैं? सब इंश्योरेंस पॉलिसी 90% आपको नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं या खराब रिटर्न दे रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस ही बेचा जा रहा है। कभी सोच के देखिए क्यों? इंश्योरेंस के अंदर कमीशंस बहुत सारे मिलते हैं। एजेंट को, बैंक को 20%, 25%, 30% तक कमीशन मिलता है। आपने 100 रुपया लगाया, 20 रुपया चला गया कमीशन में, आपका रह गया कितना? 80 रुपया। अब आपको प्रॉफिट तो 80 पे ही आएगा ना, भले ही आप सोच रहे हो कि मैंने 100 लगाया था, लेकिन आपका प्रॉफिट तो 80 रुपये पे ही बनेगा ना। म्यूचुअल फंड एक जीरो एंट्री इंडस्ट्री है, यहाँ कमीशंस नहीं होते हैं, इसी वजह से आपका 100 रुपया पूरा निवेश होता है। आप इसकी जांच भी करना चाहें तो आप ऐसी स्कीम में निवेश करिए जहाँ पे आप अगले दिन पैसा निकाल सकते हैं। आप 100 रुपये जमा करिए, 3 दिन बाद कहिए साहब मुझे पैसे की ज़रूरत है, 100 रुपया पूरा वापस मिलेगा सर, बिना किसी कटिंग के। जबकि इंश्योरेंस में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कंपनी ने इतने बंधन लगा रखे हैं कि आप निकाल ही नहीं पाओगे। इवन मैं तो कह रहा हूँ, आप इंश्योरेंस को छोड़ो, अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी शुरू कर लो या बैंक में आरडी शुरू कर लो, 1 महीने आपकी किस्त जमा ना हो, अगले महीने आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में कोई पेनल्टी नहीं होती। इस महीने पैसा आपकी बैंक से नहीं निकला, कोई बात नहीं है, इस महीने के यूनिट्स नहीं मिलेंगे, आपने पैसा नहीं दिया, यूनिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं है, अगले महीने होगा, अगले महीने कट जाएगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा म्यूचुअल फंड, आपने कहा जी साहब मुझे तो स्कीम पसंद नहीं आ रही, बंद कर दीजिए, कोई पेनल्टी नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है, आपने कहा साहब जी अभी तो मैं 3000 रुपये महीने से कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो 5000 करूँगा, 4000 करूँगा, आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको एक साइन करना है और सारे काम आपके चालू हैं, और बड़े आसानी से। पैसा निकालना बड़ा आसान है। आप जिस दिन पैसा निकालने की रिक्वेस्ट देते हैं, एक दिन छोड़ के अगले दिन आपकी बैंक में अपने आप पैसा आ जाता है, ना मांगने की ज़रूरत, न लेने जाने की ज़रूरत, कुछ नहीं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में हो जाता है। अभी हुआ क्या है कि कुछ चीज़ों को लेके अवेयरनेस का गवर्नमेंट ने बोला है। पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचती थी क्योंकि कमीशंस ना होने की वजह से लोगों तक डिस्कशन में आते ही नहीं थी इन चीज़ों को। अभी हम लोगों जैसे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनको ये टारगेट दिए गए हैं कि आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाइए जिससे वो इन चीज़ों को जाने, क्योंकि वो सही जगहों पर इन्वेस्ट तो कर पाएंगे। उसी अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जगह जगह इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, या जो डिफरेंट लोग हैं उनको बताते हैं कि भाई आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाइए। अब आप एक तरफ सोचिए ना कि जहां आप 11 साल में डबल कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पैसा 11 साल में 3 गुना और 3.5 गुना हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क। आप 3 साल बाद जो 11 साल बाद डबल कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना है, ये टैक्स फ्री है। इससे होने वाला लाभ भी टैक्स फ्री है। अगर आपने लाभ ही सोच लिया तो आप सोचिए ना, 20% आपने ज़्यादा कमा लिया। अगर आपने 20% ज़्यादा कमा लिया टैक्स बचा के, जैसे अभी पुराने वाले एग्जाम्पल को ही लेके चलें, अगर 8 लाख रुपए में से 1,60,000 रुपये हमने टैक्स ना दिया होता तो वो भी तो हमारे ही थे। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो वो टैक्स फ्री है। 1 साल के बाद, 1 साल से पहले नहीं। और 1 साल कोई ऐसा बड़ा टाइम नहीं है जिसको कि आदमी ये कहे कि साहब मैं 1 साल के लिए, हालांकि पैसा आप 1 साल से पहले भी निकाल सकते हो, आप 3 दिन बाद भी निकाल सकते हो, पर टैक्स फ्री लाभ लेने के लिए आपको 1 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक डिटेल मैंने SIP के बारे में ये भी लिखी है, इसमें आप देख सकते हैं SIP के फ़ायदे क्या हैं। मिनिमम 1000 रुपये महीने आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे SIP में। हर महीने अगर आप चाहें 1000 रुपये महीने आप कर सकते हैं, ठीक है। 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। और मैं आप सभी को केवल एक चीज़ बोलूँगा, मैं आपसे आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जवाब ये होते हैं कि साहब मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब
मेरे पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं कह ही नहीं रहा आपसे कि और इन्वेस्ट करो, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सही जगह इन्वेस्ट करो। अगर आप किसी जगह पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और वहीं से आप 2,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करने की आदत डाल लो, हो सकता है आपकी ये आदत आपको भविष्य में फ़ायदा दे दे। आप खुद देख चुके हैं, जो 70,000 वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिसको 2 करोड़ रुपया मिला, उसने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया था, वही 70,000 किया था जो और लोग कर रहे थे उसके साथ ही, पर उसने केवल एक सही जगह इन्वेस्ट कर दिया। आपको भी केवल यही करना है, एक सही जगह इन्वेस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अच्छा लगे उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, अच्छा ना लगे उस इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिए, कोई पेनल्टी तो है ही नहीं। मिनिमम 1,000 रुपये महीने एक मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू करें। लंबे समय में आपको बहुत बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आप खुद देखेंगे। क्योंकि मैंने जो एक शुरुआत जहाँ जिस बात से की थी वही बात दोबारा रिपीट करूँगा, पैसे जेब में बढ़ जाते हैं लेकिन पैसे वाले नहीं बनते, उसके पीछे कुछ हमारी गलतियाँ भी होती हैं। हम निवेश का सही जगह नहीं चुन पाते, जो कि हमें बाद में दिक्कतें देती हैं। ठीक है सर, अगर आप लोगों की इसके बारे में कोई क्वेरी हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प, बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। आपके पास मेरा नंबर इसमें नीचे दिया हुआ है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस रामघाट रोड पर है, आप चाहें तो मुझसे वहाँ पे मिल सकते हैं। कोशिश करिए, चलना है शुरू करिए। कोई डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी नहीं होता, केवल एक बार आपको इसमें पैन कार्ड, फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ की कॉपी देनी है। इसके बाद कभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन है पूरी इंडस्ट्री में। एक बार कागज़ दे दिए, ज़िंदगी भर कभी भी म्यूचुअल फंड में और बढ़ाएंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, नया कागज़ नहीं देना, किसी भी कंपनी के लिए नहीं देना। यानी अगर आपने एक बार SBI के लिए दे दिया तो अब आपको UTI, रिलायंस, LIC, HDFC किसी कंपनी के लिए नहीं देना। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ही बार के कागजात काफ़ी हैं। तो बड़ा आसान इन्वेस्टमेंट है, बड़ा आराम से हो जाने वाला है, सहज है। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी आपको, एक इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। सर कोई क्वेश्चन करना चाहें अगर तो मैं, आपका कोई एक्सपीरियंस हो पुराना इसके बारे में या कोई। मैं इस बारे में ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कौन सी मशीन है जो हम 70,000 रुपया साल जमा करेंगे और 20 साल तक जमा, ऐसी कौन सी मशीन जो हम डाल के रुपये इतनी जल्दी हमें 2 करोड़ पे पहुँचा देगी जा करके? बिल्कुल बता रहा हूँ सर जी, हमें भी तो कहाँ से पैसा आ जाता है? बिल्कुल सही बता रहा हूँ सर। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक कंपनी है कोटक, ठीक है, कोटक बैंक भी है, कोटक म्यूचुअल फंड भी है, कोटक इंश्योरेंस भी है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो इसके मालिक हैं मिस्टर उदय कोटक, उन्होंने सन 75 के अंदर अपने दोस्तों से 4 लाख रुपया उधार लिया, 1-1 लाख रुपया 3 लोगों से, और 1 लाख रुपया उनका अपना था। उन्होंने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी से उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करने शुरू किए अपने बिजनेस में। अभी सन 2006 में उस 1 लाख रुपए को ब्याज समेत उन्होंने अपने सारे दोस्तों को जब लौटाया तो 1 लाख रुपए पे ब्याज लगा के उन्होंने वो करीब 3.5 करोड़ रुपया हर एक किसी को, 3 लोगों को 3.5 करोड़ रुपया लौटा दिया। कोई जादूगरी नहीं थी, बैंक की ब्याज कैलकुलेट की या उन्होंने जो भी आधा 1% ज़्यादा लिया होगा वो दे दी। सर कोई गलत काम तो नहीं किया उन्होंने, ब्याज पे पैसा लिया था, ब्याज पे लौटा दिया। अब दूसरी तरफ आप देखिए तो 3.5 करोड़ उन्होंने लौटाया। आज उनकी खुद की कंपनी 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। सर 25,000 करोड़ की कंपनी किसके पैसे से? उन दोस्तों के पैसे से जिन्होंने 1 लाख के 3.5 करोड़ रुपए लिए। अब वो 25,000 करोड़ की कंपनी कैसे हुई? सर एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज होती है फिक्स। कल को उनकी कंपनी डूब भी गई होती तो उन दोस्तों को 3.5 करोड़ मिलना था, लेकिन उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और आज की डेट में जंप कर गई
तो भी उनको 3.5 से 4.5 करोड़ नहीं मिलेगा, 3.5 ही मिलेगा। आपको अंतर समझना पड़ेगा बैंक की ब्याज का और प्रॉफिट का। या म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। म्यूचुअल फंड, बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसा लेता है और उस पैसे को ब्याज पे दे देता है, तो वो ब्याज के डिफरेंस को आपको पे कर सकता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेता है और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। आप बिजनेस के मालिक बनते हैं, आपका शेयर होल्डिंग होती है बिजनेस के अंदर, तो जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो आपके प्रॉफिट्स होते हैं। अगर मैं SBI म्यूचुअल फंड की इस स्कीम की बात करूं तो इसमें उनका निवेश कहाँ है, इन्फोसिस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है IT की। ग्लेक्सो दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी है ग्लेक्सो, प्रॉफिट्स उसके कई गुना हैं। सन फार्मा, पिछले साल सन फार्मा ने अपने हर शेयर पे 125 रुपये का डिविडेंड दिया है, जो कि 800% है केवल एक साल में। 8 गुना शेयर की वैल्यू का, 8 गुना। इसी तरीके से डिफरेंट बिजनेसेज में जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो प्रॉफिट्स निकले बिजनेसेस से। म्यूचुअल फंड को सेबी गवर्न करती है, जो कि सबसे बड़ी रेगुलेटरी है इंडिया की, और एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जिसको कि डेली रिपोर्टिंग करनी होती है। ये रिपोर्टिंग आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे डेली अपडेट होती है ये, और डेली इसकी फंड वैल्यू चेंज होती है, जो कि डेली अपडेट होती है रात को 8 बजे, ऑटोमेटिक 8 बजे आपको अपडेट मिलेगी। और सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है म्यूचुअल फंड। अगर आप थोड़ा सा नेट पे चले जाएं, इंटरनेट पे, तो आप खुद पाएंगे। आप केवल इतना डालिए कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया या बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन वर्ल्ड, आंसर निकल के आएगा म्यूचुअल फंड। रीजंस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा अंतर यही है कि जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस की तरह से बढ़ता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट्स कई गुना आते हैं, इसीलिए कई गुना आते हैं म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट। और कोई मशीन नहीं है सर, सिंपल सी मशीन है। जब आप किसी चीज़ को फिक्स कर लेते हैं ना, अब मैंने आपसे सपोज 50,000 रुपये उधार लिए 10% की ब्याज पे, और मैंने वो 50,000 रुपये साल भर बाद आपको चुकाने हैं, तो मैं 55,000 चुकाऊंगा आपको। मेरे वो 50,000 40,000 रह जाएँ तो 10,000 चाहे घर से लाने पड़े, मैं आपको 55 चुकाऊंगा। लेकिन उस 50,000 से मैंने 4 लाख बना लिए, तो भी आप मुझसे 55 के 56 नहीं मांग सकते। बैंक की ब्याज में और प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो यही है, और यही आपको समझना पड़ेगा। ब्याज तो वही 8% से मिलेगी, पैसा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन पैसे वाले नहीं बनेंगे। पैसे वाले बनने के लिए आपको प्रॉफिट्स में शेयरिंग करनी पड़ेगी, कंपनियों के बिजनेस प्रॉफिट्स में। म्यूचुअल फंड्स को समझना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि आपके फंड को मैनेज करता है और इसके अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तय करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई एक स्कीम नहीं है, 20 स्कीम है जो आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार चयन कर सकते हैं। दूसरी बात एक और भी है, आप सोचें कि साहब मुझे तो प्रॉफिट से मैं रिस्क समझ आ रहा है। म्यूचुअल फंड में सर ऐसे फंड भी हैं जहां आप ब्याज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डेट फंड में इन्वेस्ट करिए, सोना खरीद सकते हैं, आप सोना खरीदिए म्यूचुअल फंड में। नीचे जा रही है, पर हमें गमला होकर पैसे कहां से फालतू मिल रहा? जी सर, सोना जैसे मैं बताता हूँ आप, मैं नीचे जा रहा, नहीं पैसा एक्स्ट्रा कहां से मिलेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी अंतर आपको समझना पड़ेगा। आप सोना खरीद रहे हैं तो अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा आपसे। आप सोना बाजार से खरीदेंगे तब भी नीचे आएगा वो तो, लेकिन बाजार से सोना आप क्या 1000 रुपये महीने का खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते सर। लेकिन यहाँ आप 1000 रुपये महीने का खरीद सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? आपने 1000 रुपये महीने का सोना खरीदा, 30,000 से खरीदना शुरू किया, हर महीने 1000, आपका एवरेज कितना हो गया? घट के आपका एवरेज कम हो गया ना। जैसे एक सीधी भाषा में आप समझिए, होता क्या है कि आप सेब लेने बाजार गए, आपने 100 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो सेब ले लिया, आपको 100 रुपये का 1 ही किलो सेब मिला ना। अगले दिन आप फिर बाजार लेने गए, बाजार में सेब के रेट गिर गए, सेब रह गया 80 रुपये किलो। आपको 100 ही रुपये खर्च करने हैं, पर अब कितने सेब मिले? 1.25 किलो। तीसरे दिन फिर आप बाजार गए और तीसरे दिन फिर बाजार गिर गया सेब का। आज की डेट में सेब मिला 50 रुपये किलो, तो सर कितने सेब मिले? 2 किलो मिल गए ना। अब कहीं से तो सेब के रेट बढ़ाएंगे, गिरते ही थोड़ी रहेंगे। सपोज मान के चलिए चौथे दिन आप फिर बाजार गए और सेब हो गया फिर 100 रुपये किलो। अब सर आपके पास कितने सेब हैं? 1 किलो, 1.25 किलो और 2 किलो। 2 और 1 3, 3.25 और 1 4.25, और भाव क्या है? 100 रुपये का। यानी अगर आपको वो सेब बेचने पड़े तो कितने में बिकेंगे?
आपने लगाए तो 300 रुपये थे, मिल रहे हैं 450। तो सर यही तो फ़ायदा है, जबकि रेट तो बढ़ा ही नहीं, 100 से चले थे 100 पे आ गए तो भी प्रॉफिट ले गए। सर यही फ़ायदा है SIP का, यही फ़ायदा है SIP का कि आपको क्या होता है, हर महीने जब आप निवेश करते हैं तो कुछ 19 कुछ 20 करते हुए आपको एक लंबे समय के बाद उसमें अपने आप प्रॉफिट आ जाता है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं साहब मैंने, आप ब्याज में निवेश करिए, आपकी RD से फिर भी बढ़िया है। RD आप अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते, आप इसकी RD को बंद कर सकते हैं। आप अपनी RD में से पैसा नहीं निकाल सकते बीच में से, यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं आप बीच में। आपकी RD पे 1 जून से टैक्स लगना शुरू हो गया है, TDS कटेगा 1 जून से, जो आप RD करते हैं, अब तक नहीं करता था। 1 जून 2015 से आपकी RD टैक्सेबल हो गई है, यहाँ पे वो TDS नहीं कटेगा। तो सर बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी 100% सिक्योर है। अगर आप डेट फंड कर रहे हैं, यहाँ भी डेट फंड 100% सिक्योर है। आप गोल्ड इन्वेस्ट करिए। देखिए इसमें मैंने एक बहुत पीछे एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वो यही है कि 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनको गोल्ड इकट्ठा करके अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है। एक फ्रेंड सोचता है करूँगा, और दूसरा क्या करता है, हर महीने कुछ पैसा निकाल के रखना शुरू कर देता है। 1 साल के बाद जो रखना शुरू करता है उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो जाके और ले आता है, और दूसरा वाला सोचता ही रह जाता है कि लाऊंगा। तो सर एक चीज़ और भी है ना, सेटिस्फेक्शन तो किसी को नहीं होता। सोना नीचे गिर रहा है ना, आज की डेट में भी सोना 26,000 आ गया, तब भी दोनों तरह के लोग हैं। एक ये कह रहा है अभी तो और गिरेगा, अभी तो एक और गिरेगा, और एक क्या है कि वो अभी भी खरीद रहा है, और 2 महीने बाद जब गिर जा रहा है तो दूसरा दोस्त उससे कह रहा है देख मैंने कही थी ना गिर गया, देख और गिर गया, अब मैं खरीदूंगा। उसके बाद फिर भी गिर गया सोना, तीसरा उसके पास आया, तुम दोनों तो बेवकूफ़, मैं अच्छा हूँ, मैंने खरीदा ही नहीं है। और उसके बाद जब भाव बढ़ गया तो दोनों खुश हैं, तीसरा फिर बैठा हुआ है। तो सर ये तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं तो आपको एक एग्जांपल्स जो दिखाए हैं, अब आप इस एग्जांपल को देखिए। 2 करोड़ 4 लाख रुपए की मैंने जो आपको रकम दिखाई है, 45 लाख और 2 करोड़ 4 लाख का अंतर कम नहीं होता, बहुत बड़ा अंतर है ये। और 19 भी मिल गया इससे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ भी मिल गया, तो क्या आप उससे कम पा रहे हैं? 45 लाख से फिर भी दूना है वो 1 करोड़।